दोस्तों, स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो कल हमने देखा था डीएनए के अंदर, डीएनए नहीं बैक्टीरिया, कल हमने देखा था बैक्टीरिया के अंदर ORIC प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास क्या होता है, ORIC प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसकी शेप होती है वो थीटा जैसी होती है, थीटा जैसी शेप होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, थीटा रेप्लिकेशन भी बोला गया है। ई कोलाई के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको हम थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। 11 GATC सीक्वेंस होती है और यहाँ पर जो इसके पास एडेनिन है ये मिथाइलेटेड होगा, तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, ई कोलाई के पास सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए है एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। सेमी कंजर्वेटिव से आप समझते हैं, देखो ये हमारे पास क्या हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगी एंड दोनों ही पेरेंट स्ट्रैंड के जैसे एक्ट करेंगी और न्यू स्ट्रैंड इसकी ऐसे बन जाएगी। मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड होगी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी। ठीक है, ऐसे टाइप के डीएनए को हम इस तरीके से अगर रेप्लिकेशन होता है तो उसको हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है कि इधर हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो इस तरीके से यहाँ से डीएनए ओपन हो गया है 3' to 5', न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो 5' इस तरीके से, ये 5' to 3' में बनेगी। ऊपर वाली लीडिंग स्ट्रैंड हो गई, नीचे वाली लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि डिसकॉन्टिन्यूस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए बोला गया है कि एक स्ट्रैंड तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बनेगी जिसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई भी कट नहीं है, लेकिन लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, बाद में इनको जॉइन करके एक पूरी स्ट्रैंड बनाई जाएगी, इसलिए सेमी डिसकंटिन्यूअस इसको नाम दिया गया है। उसके बाद आता है मोनोरेप्लिकॉनिक। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस करी थी कि इनके पास सिंगल ऑरिजिन या फिर रेप्लिकन होता है, और मोनोरेप्लिकॉनिक इसलिए हमने इसको बोल दिया। चलो, 3 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस होने वाली है, और वो 3 स्टेप्स कौन से हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर डीएनए जो ओरिजिन है रेप्लिकेशन का, वहाँ पर एंजाइम्स बाइंड करेंगे एंड प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। इलोंगेशन के अंदर उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा करके डीएनए की लेंथ को इंक्रीज करा जाएगा, न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगी, बनेगी, मतलब इलोंगेशन के अंदर न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। उसके बाद टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, जितना न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने थे या जितना उसकी लेंथ बढ़नी थी वो बढ़ चुकी, उसके बाद टर्मिनेशन साइट आ चुकी है और टर्मिनेट करना पड़ेगा, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, तब टर्मिनेशन करना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स की या फिर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस को होने में, मोर देन 20 प्रोटीन्स। अगर हम देखें कि इनिशिएशन के अंदर कौन कौन से, आज हम बेसिकली इनिशिएशन को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पूरी डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम इनिशिएशन फिर इलोंगेशन फिर टर्मिनेशन ऐसे करके हम छोटे छोटे पार्ट्स में डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनिशिएशन के अंदर जो एंजाइम्स लगते हैं उसमें सबसे पहले है डीएनए ए। डीएनए ए क्या करता है, ये आकर के ORIC से या फिर ORIC से डायरेक्टली आकर के ये बाइंड करेगा एंड ATP के साथ आता है ये, और ये इनिशिएट करेगा प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद SSB हो जाता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेगा, री एनिलिंग को ये क्या करेगा, रोकेगा। जैसे डीएनए ए ने आकर बाइंड कर लिया और यहाँ से डीएनए थोड़ा सा खुल गया यहाँ से डीएनए, ठीक है,
यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये सेंटर से, यहाँ से डीएनए खुल गया है। अब डीएनए आगे आगे मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये डीएनए बाइंड है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो एसएसबी क्या करता है, ये एसएसबी इस तरीके से बाइंड है, ये जो डीएनए को इसने ओपन अप कर दिया, ये दोबारा से अपनी उसमें जैसे रस्सी होती है ना, वैसे डबल हेलिक्स डीएनए की वैसी होती है, तो एक बार खोल दे अगर रस्सी को, तो उसको वैसे ही छोड़ दे तो वो दोबारा क्या अपने उसी शेप में आ जाती है। तो एसएसबी क्या करता है, उसको ओपन फॉर्म में ही रखता है कि दोबारा से उसकी ऐसे बाइंडिंग ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद डीएनए बी प्रेजेंट है, हेलिकेज। स्टार्टिंग डीएनए ए ने कर दी, डीएनए ए ने स्टार्टिंग कर दी, थोड़ा सा डीएनए ओपन कर दिया, उसके बाद डीएनए बी हेलिकेज आ जाता है, जिसको लोड करवाने का काम डीएनए सी करता है, हेलिकेज लोडर है। डीएनए सी लेकर आता है डीएनए बी को, फिर ये प्रॉपरली इस तरीके से ओपन अप करेगा डीएनए को, ठीक है। और जितनी भी प्रोसेस होंगी डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान, वो सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। फिर डीएनए जी आता है प्राइमेज। अब नई स्ट्रैंड बनाने के लिए, न्यू डीएनए सिंथेसिस के लिए एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्राइमर ऐड करवाएगा प्राइमेज किसके साथ? हेलिकेज के साथ मिलकर के, ठीक है। हेलिकेज के साथ मिलकर के डीएनए जी प्राइमेज क्या करेगा? प्राइमर को ऐड करवाएगा, ठीक है। फिर प्राइमर के पास 3 प्राइम OH फ्री ग्रुप होता है, और फिर यहाँ पर ऐड होंगे न्यूक्लियोटाइड्स और उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन के अंदर एक्चुअली होता क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डीएनए ए अपना एटीपी के साथ आएगा, 9 मर रिपीट्स जो कल हमने देखे थे, 9 मर जो ORIC पर जो 9 मर रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, नो क्या होते हैं, बेस पेयर्स, नो बेस पेयर्स के 5 अलग अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उसके साथ डीएनए ए बाइंड करेगा, एटीपी को साथ लेकर आएगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, 9 मर रिपीट के साथ बाइंड करके इनिशियल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। ये सबसे पहले क्या बनाएगा? इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद जैसे ही इसने 9 मर के साथ बाइंड करा तो डीएनए मेल्ट होगा 13 मर से, ठीक है। फिर उस इनिशियल कॉम्प्लेक्स बन गया, 9 मर के साथ उसने बाइंड कर लिया, 13 मर से डीएनए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद डीएनए क्या करता है, यहाँ पर 13 मर आएगा, ये 9 मर नहीं आएगा, यहाँ पर 13 मर आएगा, ठीक है। 13 मर रिपीट्स के साथ बाइंड करके ओपन कॉम्प्लेक्स बना देता है, लगभग 20 बेस पेयर्स के इतना ओपन अप कर देता है डीएनए को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही डीएनए ओपन हो गया, स्ट्रैंड अपना अलग अलग हो गई, जैसे सिंगल हो गई, ऐसा नहीं है कि अब भी ऐसे रस्से की तरह बंधी हुई एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं होगा। ओपन हो गई है डीएनए की स्ट्रैंड, डीएनए की स्ट्रैंड जब ओपन हो जाती हैं तो डीएनए सी हेलिकेज लोडर, डीएनए सी हेलिकेज लोडर क्या करता है? डीएनए बी हेलिकेज को लेकर आता है, ठीक है। डीएनए बी को लेकर आएगा, और जो लेगिंग स्ट्रैंड की टेम्पलेट है उधर डीएनए बी बाइंड करेगा। डीएनए सी हेलिकेज लोडर डीएनए बी हेलिकेज को लेकर आएगा, और अब हेलिकेज की बारी आती है, और हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज करेगा अपना सेपरेट कर दिया इसने स्ट्रैंड्स को, उसके बाद एसएसबी बाइंड करेगा। एक बार हेलिकेज ने ओपन कर दिया, हेलिकेज ने डीएनए को ओपन कर दिया, तो दोबारा से वो एनील ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है एसएसबी, ठीक है। और रेनिलिंग को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए प्राइमेज की एंट्री हो जाती है। डीएनए ए आया, उसने 9 बार रिपीट के साथ बाइंड किया, 13 बार रिपीट के साथ बाइंड किया, इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, ओपन कॉम्प्लेक्स बनाया, देन उसके बाद डीएनए सी हेलिकेज लोडर ने डीएनए बी हेलिकेज को लेकर आया, हेलिकेज ने आकर के डीएनए को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसके री एनीलिंग ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ दोनों ही सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड करेगा, दोनों साइड में बाइंड करता है। जितने भी ये एंजाइम्स हैं ये सब एक ही स्ट्रैंड से बाइंड करेंगे, बाकी वो है एसएसबी है, वही केवल वही है जो 2 स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेगा। डीएनए प्राइमेज आता है, और ये हेलिकेज के साथ मिलकर के क्या बना देता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज प्राइमोसोम। एक कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने, दैट इज प्राइमोसोम, ठीक है।
और ये कॉम्प्लेक्स मिलकर के प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर डीएनए जी हो गया और डीएनए भी एल्केज हो गए, मिलकर के क्या करेंगे, प्राइमर की फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे ही प्राइमर की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे ही प्राइमर की फॉर्मेशन हो जाती है तो डीएनए सी जो हेलिकेज लोडर है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से डीएनए होगा और किस तरीके से प्राइमर बनेगा। बेसिकली जो ये प्राइमर होता है ये आरएनए का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब छोटा क्या बोलते हैं, छोटे आरएनए है ये बेसिकली। ठीक है, इसके पास 3 प्राइम OH ग्रुप है, वो फ्री होता है, जिसके ऊपर बाइंड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गई और ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये देखो थोड़ा सा डायग्राम हमने देखा था अभी कि 9 बार रिपीट है, ये रहे 9 बार रिपीट एंड ये 13 बार रिपीट हो गई। ये इतना क्या हो गया हमारे पास, और आई सी हो गया। ATP के साथ DNA आता है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। DNA ATP के साथ आएगा, मतलब ATP के प्रेजेंस में ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि बिना ATP काम कर लेगा। यहाँ पर आकर के 9 बार रिपीट के साथ इसने बाइंड कर लिया, DNA ने 9 नंबर के साथ इसने बाइंड किया हुआ है। देखो ये यहाँ पर 9 नंबर है और ये 13 नंबर है। 9 नंबर के साथ इसने बाइंड किया हुआ है, 13 नंबर पर यहाँ पर 9 नंबर के साथ जैसे ये बाइंड करता है देन ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, 13 नंबर पर मेल्टिंग भी स्टार्ट हो गई है, देखो यहाँ से। और फिर जब 13 नंबर के साथ बाइंड करेगा देन ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, देन क्या बन जाएगा, ओपन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इनिशिएशन जो थी ये हमारी हो चुकी है कि एक बार DNA जो है रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब एक बारी हम ये टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इससे CSIR काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो ई कोलाई जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस पर इसके पास ये जो टाइमिंग है ना ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये टाइमिंग क्या कहती है कि रेप्लिकेशन कंप्लीट होने की में इसको टाइम लगता है 40 मिनट्स का, लेकिन इसका जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट है। जनरेशन टाइम से क्या मतलब समझते हैं आप कि हर 20 मिनट के अंदर इसकी जनरेशन डबल हो रही है, जबकि रेप्लिकेशन में 40 मिनट का टाइम लगता है। जब एक राउंड रेप्लिकेशन का कंप्लीट नहीं हुआ, रेप्लिकेशन का राउंड कंप्लीट होगा तभी तो जनरेशन टाइम मतलब तभी तो जनरेशन डबल होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर क्या क्या सिस्टम बना हुआ है कि 40 मिनट्स में रेप्लिकेशन का टाइम है एंड जनरेशन टाइम 20 मिनट। यहाँ से CSIR क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है, ये CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप BSc MSc स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब इसके पास एक डैम मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का क्या होता है, एंजाइम होता है, जो इसकी जो 5 प्राइम GATC 3 प्राइम सीक्वेंस है इसमें एडेनिन पर मिथाइल ग्रुप अटैच करवाता है। ठीक है, और जब फुल्ली मिथाइलेटेड जीनोम होता है उसी का रेप्लिकेशन होगा। अगर हेमी मिथाइलेटेड है तो उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। जो न्यू स्ट्रैंड बनती है वो हेमी मिथाइलेटेड बनेगी। न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो कैसे बनेगी, हेमी मिथाइलेटेड बनेगी। तो ये डाई मिथाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट होता है। फुली मिथाइलेटेड होती है तभी क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन के बाद जो न्यू स्ट्रैंड बनती है वो हेमी मिथाइलेटेड बनेगी। अब देखो यहाँ पर क्या न्यू स्ट्रैंड हेमी मिथाइलेटेड बनेगी, इसमें एक प्रोटीन है सीक्वेंस A। ये प्रोटीन आता है, प्रोटीन आएगा एंड तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या क्या करेगा, या तो ये मिथाइलेशन रेट को रिड्यूस कर देगा क्योंकि जो फुल्ली मिथाइलेटेड है उसी का रेप्लिकेशन होना है, तो ये या तो मिथाइलेशन रेट को रिड्यूस करेगा या फिर DNA बाइंडिंग टू ORIC इसको प्रिवेंट करेगा कि DNA बाइंड ना करे। अब क्योंकि अब इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन चलना है, बार बार इनिशिएशन जो है इनिशिएशन को रोकना पड़ेगा तभी तो आगे हम इलोंगेशन प्रोसेस होगी इसके अंदर हम कर सकते हैं।
अगर इनिशिएशन ही चलता रहेगा तो इलोंगेशन कब होगा, इसलिए इलोंगेशन स्टेप को लाने के लिए इनिशिएशन को स्टॉप करना पड़ेगा। इनिशिएशन जब स्टॉप होगा तभी तो इलोंगेशन की प्रोसेस आएगी, तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा। तो इसके लिए उस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, इसके पास मैकेनिज्म होता है। ये सीक्वेंस ए प्रोटीन है। डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, उसको फुल्ली मिथाइलेटेड करता है जब जिस प्रोसेस की जिस डीएनए की जहाँ से रेप्लिकेशन होनी है। और जो न्यूली स्ट्रैंड होती है वो हेमी मिथाइलेटेड होती है। अब न्यूली स्ट्रैंड की तो जो हेमी मिथाइलेटेड है उसकी इनिशिएशन तो स्टार्ट करवानी नहीं है, जिसकी पहले स्टार्ट हो चुकी है, पहले वो रेप्लिकेशन तो कंप्लीट हो, उसके बाद जो नई स्ट्रैंड बनी है उसकी रेप्लिकेशन बाद में होगी। लेकिन सीक्वेंस ए थोड़ा सा करता है कि मिथाइलेशन रेट को ये रिड्यूस करेगा और डीएनए ए की बाइंडिंग को रोकेगा, ताकि क्या हो, ताकि इनिशिएशन है वो दोबारा स्टार्ट ना हो। इमीडिएट री इनिशिएशन को तो ये रोक लेगा ऐसा करके, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक नहीं रोक पाएगा। जब तक फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है रेप्लिकेशन का, तभी सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सीक्वेंस ए जो प्रोटीन अभी हमने देखा वो थोड़ी देर तक तो री इनिशिएशन को रोकेगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि एक राउंड कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरा राउंड रेप्लिकेशन का स्टार्ट हो जाता है। 6 रेप्लिकेशन फोर्क हमें देखने को मिलेंगी और ऐसे क्रोमोसोम को मल्टीफोक्ड क्रोमोसोम बोला गया है। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन को डाइकोटोमस रेप्लिकेशन बोला गया है। तो इसलिए ऐसा होता है कि 40 मिनट के अंदर तो रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है और 20 मिनट इसका जनरेशन टाइम है। 40 मिनट के अंदर रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है, जनरेशन टाइम 20 मिनट का है, क्योंकि जब तक एक राउंड कंप्लीट हुआ नहीं कि इसके अंदर दूसरा राउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इस चीज़ से बचने के लिए काफ़ी हद तक सीक्वेंस ए कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीक्वेंस ए ऐसा कंप्लीटली नहीं कर पाता है और सेकेंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो ही जाता है जब तक पहले वाले का रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हर 20 मिनट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डबलिंग, जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी हर 20 मिनट के अंदर। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर आपको शॉर्ट नोट से समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप शॉर्ट नोट से नहीं समझ पाते हैं तो मैं बुक से भी आपको पढ़ा सकती हूँ, जैसा आपको ठीक लगे आप बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।